Okay, the universe. Just class 8. First of द यूनिवर्स। ओके, द यूनिवर्स यानी हमारी कायनात के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। इसके सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है यूनिवर्स, यानी कि नाम से जाहिर है कि कायनात। कायनात यानी हमारी जितनी भी कायनात में हमारी अर्थ है, मून है, सन है, जितने भी अल्लाह तबारक ताला ने पूरी कायनात पे एक निज़ाम बनाया है, ये उसको, ये वर्ड उसको डिस्क्राइब करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यूनिवर्स यानी हम जब इसको बोलते हैं तो इसके अंदर जितने भी अवामिल हैं, चाहे उसमें चांद है, तारे हैं और सूरज है, जितनी भी हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब इसके अंदर काउंट होते हैं। उस प्लैनेट पर जितनी भी हयातियात हैं, जितनी भी जिंदगियां आबाद हैं, जहाँ जहाँ, वो सब इसके अंदर शामिल है। उसमें चरिंद परिंद पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। तो ये हमारी मिलकर क्या बनाती है, कायनात बना देते हैं, यानी यूनिवर्स। ओके, इसी तरह आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें कि यूनिवर्सल, यूनिवर्स से निकला है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल यानी बैनुल अक़वामी, यानी हम दुनिया की बात करते हैं तो अपने वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, अर्थ की बात करते हैं यूनिवर्सल से। तो ये कायनात को शो करता है ये वर्ड। ओके, यूनिवर्स। उसके बाद आते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सीज यानी कायनात में कहकशां भी मौजूद हैं, यानी एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज है जिनके बारे में आज तक साइंस डिस्क्राइब ही नहीं कर सकी कि कितनी गैलेक्सीज हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। यानी कि हेलो, आप बोलो बोलो आप बोलो जी। तो जितनी भी गैलेक्सीज है, फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ से आगे जो है सन है, सन से आगे फिर पूरी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जितने सैयारे मौजूद हैं, सब गैलेक्सीज को शो ऑफ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कितने सारे, यानी जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 9 to 12 हमारे पास जो है सोलर सिस्टम के अंदर तैयारे काउंट किए जाते हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक ताला ने इस गैलेक्सीज में कितनी जो है, मतलब सॉरी, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हमारी जो है काउंट की हुई हैं, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। उसके बाद आ जाता है जी थर्ड वर्ड है ओके, नाउ थर्ड वर्ड इज इलिप्टिकल, यानी बेजली शक्ल। बेजली शक्ल का क्या मतलब है? इसको पहले तो हम समझते थे कि हमारी जो जमीन है, हमारी जो अर्थ है, वो जो है राउंड शेप के अंदर मौजूद है, यानी गोल है। लेकिन साइंसदानों ने जब इसके ऊपर रिसर्च करी और देखा गया तो वो एलिप्टिकल यानी कि बेजली शक्ल के अंदर थी। बेजली शक्ल उसे कहते हैं, जिस तरह का आपने एक देखा, आपने अंडे अंडे होते हैं, जिस तरह अंडे की जो शेप होती है उसको बेजली शक्ल कहा जाता है। ओके, तो इसके मायने ही है एलिप्टिकल के। उसके बाद है वेजिस, यानी सनसनाहट। सनसनाहट हमारे जिस्म के अंदर हम कोई भी चीज़ हम महसूस करते हैं तो इसकी एक मिसाल इस तरह से देखें, दो गिलास अगर टेबल पर रखे हुए हैं और हम एक को टच करते हैं जोर से तो दूसरे में भी हरारत पैदा होती है। ओके, तो ये सनसनाहट होती है जो एक से दूसरे के महसूस होती है, यानी हम पे मौसम असर जिस तरह करता है। उसके अलावा जो है किसी भी चीज़ में हम कोई खबर ऐसी सुन लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हम उसको इतना महसूस करते हैं जो सनसनाहट पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है फोरकास्ट, यानी पेज बंदी करना। पेज बंदी करना ओके, तो फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी पेज बंदी करना। सॉरी, थोड़ा मसला आ रहा था इस वजह से। जस्ट फोरकास्ट मतलब पेज बंदी करना, यानी किसी भी जो हम कास्ट यानी कि किसी भी चीज़ में अगर हम ग्रुप बनाते हैं कोई,
कोई किसी भी किस्म का जो मतलब हम फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्ट बनाते हैं किसी भी चीज़ की, यानी ह्यूमन के हवाले से बात कर लें, सोलर सिस्टम के हवाले से बात कर लें, पूरी कायनात के अंदर किसी भी हवाले से हम किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं, वो फोरकास्ट यानी पेशबंदी करने में आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी घर के अफराद ने कहीं पिकनिक के ऊपर जाना है, तो कितने बंदे हैं, कौन कौन आ रहा है, उसके अंदर सब फोरकास्ट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है फेजेस, हालत या सूरत। फेजेस, हालत या सूरत उसको कहते हैं जो आपकी इस टाइम, जिस तरह आप अभी इस टाइम किस हालत में मौजूद हैं, अपने अपने घर में मौजूद हैं और बहुत सही है, सेव है, तो ये एक हालत है, एक सूरत है, और आप इस टाइम पढ़ रहे हैं, ये एक सूरत है। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, फेजेस यानी हालत और सूरत, यानी जिस जगह आप मौजूद हैं, जिस टाइम पर जो काम कर रहे हैं, वो एक हालत है और वही एक सूरत है। सूरत ये शक्ल वाली नहीं है, सूरत एक मतलब आपको जनरेट करती है एक चीज़, कंडीशन को बयान करती है आपके। ओके, कि आप किस कंडीशन में मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं उसमें। उसके बाद है इक्लिप्स। इक्लिप्स यानी ग्रहण होना। ग्रहण यानी आपने सुना होगा पेरेंट्स से अपने कि सूरज ग्रहण हो रहा है, चांद ग्रहण हो रहा है, यानी कि जब यह भी हम आगे डिस्क्राइब करते हैं थोड़ी देर में, क्लिप्स है क्या आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है हबल, गड़गड़ाने की आवाज़, गड़गड़ाने की आवाज़, हबल यानी कि बादल बादल जब आपस में टकराते हैं तो उनमें गड़गड़ाहट पैदा हो जाती है। ओके, गड़गड़ाहट पैदा होती है तो हमें आवाज़ भी सुनाई देती है, कितनी तेज़ आवाज़ होती है, कभी कभी स्लो भी होती है, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है बारिश भी हो जाती है। ये एक यूनिवर्स का जो है निज़ाम है जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हमारी अर्थ है। ठीक है, ये पूरी एक अर्थ है और साथ में जो है एक सैयारा भी मौजूद है, या हो सकता है ये चांद की ही शेप है, क्योंकि चांद जो है वो अर्थ के गोल राउंड सर्किल में घूमता है, और जो अर्थ है वो सूरज के राउंड जो है घूमती है। यानी कि हमारा जो निज़ाम है अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा बनाया है कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर इससे अलग हो जाती हैं तो फिर हमारी जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उस पर फिर हम लोगों का जो जीना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब सूरज बहुत ज़्यादा तपिश गर्मी करेगा तो तब भी हमें जो है हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इस वर्ल्ड में, और अगर बिल्कुल सूरज को हटा दे तो हमारी ज़िंदगी नापैद हो जाएगी। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर, यानी सोलर सिस्टम, सॉरी। तो ये सवाल से पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जो टेम्परेचर है सोलर सिस्टम का, वो सोलर सिस्टम की जो है क्या वजह है, मतलब जो टेम्परेचर है वो किस तरह से हमारी जो वर्ल्ड है उस पर असरअंदाज होता है। कायनात में तो है ही, हमें नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था गैलेक्सीज मौजूद हैं, जो हमारी पूरी यूनिवर्स है उसमें कितनी गैलेक्सियां अल्लाह ताला ने बनाई हुई, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, और एक तरीके से हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक साइंस ने अब तक तरक्की की हम वहीं तक ही उसको जान पाए हैं। इसके अलावा तो जाहिर सी बात है कुदरत को ही पता है। तो यहाँ पर हमारे वर्ल्ड के ऊपर किस तरह से टेम्परेचर जो है असरअंदाज होता है, सोलर सिस्टम में हमारे जो अर्थ है उस पर क्या असरअंदाज होते हैं, वो इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स आर कॉज्ड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो यानी सूरज की अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो वो यही है कि अगर सूरज हमारा जो है करीब आ जाता है ज़मीन के, तब एक अलग एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पैदा हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। और आप देखते हैं कहीं पर जो है रात है, कहीं दिन है, वो भी इसी वजह से कि हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, और जब वो सूरज से अपने सेकंड यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाती है, यानी कि उस तरफ से हटती है, तो रात आ जाती है, और जब वो वापस उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होकर पहुंचती है तो हमारे यहाँ दिन आ जाता है। तो यानी कि रोशनी पैदा हो जाती है, हम सूरज के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सूरज को दूर करते जाएं तो हमारे जो टेम्परेचर है वो जाहिर सी बात है कुछ कोल्ड फॉर्म में होने लग जाएगा, और उसके जो असरात है वो
बहुत अजीब किस्म के हो सकते हैं। यानी कि सूरज की रोशनी हमारे यहाँ जो है, प्लांट्स जो होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, हमारी अपनी फिजिकल एक हेल्थ है ह्यूमन के लिए कितनी ज़रूरी है, और उसके अलावा जो दरख्त है, चरिंद परिंदे, सबके लिए एक रोशनी यानी विटामिन डी, जिसे डॉक्टर भी कहते हैं कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये भी हमें एक सूरज से, अल्लाह तबारक ताला का ऐसा निज़ाम है कि सूरज से हासिल होता है। तो सूरज की जो रोशनी है वो हमें लाइफ में सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने वक्त में जब बिजली का अमल दमल नहीं था इंसानी ज़िंदगी में, तब भी सूरज जब तक रहता था, उसकी ही रोशनी में तमाम अफराद जितने भी थे इस दुनिया में वो काम कर रहे होते थे। ओके, तो यहाँ पर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आंसर। एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स आर कॉज्ड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि हमारी जो ज़मीन है उसके अलावा सूरज है, चांद है, और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स आते हैं, जो जैसे 8 के करीब प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अमल जो होता है वो सूरज का होता है। और जब सूरज किसी भी अपनी डायरेक्शन जो है, मूवमेंट जो है अपनी कम या ज़्यादा करता है, यानी कि करीब आता है, दूर जाता है, तो उसके जो असरात हैं वो सूरज की बेस पर होते हैं कि टेम्परेचर जो है हमारे, जैसे अर्थ की मिसाल ले लें तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो इसके असरात जो है इसी वजह से होते हैं। यानी पूरे सोलर सिस्टम पर जो बेसिकली जो मेन जो पर्पस है और जो मेन जो काम कर रहा है सोलर सिस्टम में, वो सूरज का ही। तो सूरज की वजह से सूरज की जो शुआएं हैं वो कितनी मतलब असरअंदाज होती हैं सोलर सिस्टम पर, वो सारा जो इस सवाल में पूछा गया है वो जस्ट यही है कि कॉजेस क्या है एक्सट्रीम टेम्परेचर की जो डिफरेंट प्लैनेट्स पर असरअंदाज होती है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सूरज है जिसकी वजह से पूरे प्लैनेट्स पर असरअंदाज होती है कॉजेस। Second question is explain how solar system and lunar eclipse are caused। यानी कि ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करें सोलर सिस्टम में ल्यूनर इक्लिप्स और कॉस्ट को। यानी कि सोलर सिस्टम और ल्यूनर इक्लिप्स की वजह क्या है, तो इसके अंदर आंसर में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है सोलर इक्लिप्स। यानी कि अभी जो मैं एक चीज आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमने शुरू में इक्लिप्स पढ़ा था, इसके मैंने मीनिंग जो है एक्सप्लेन नहीं किए थे, जस्ट मैंने कहा था आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स जो है व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन कॉज सोलर सिस्टम। सोलर इक्लिप्स यानी कि जमीन और सूरज के दरमियान अगर चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है। ओके, तो ये सूरज ग्रहण होने की मेन वजह है। दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको गौर से सुनना। हमारी जो जमीन है और जो सूरज है उसके दरमियान में चांद अगर आ जाता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है। ओके, यानी कि सूरज के ऊपर यूँ समझ लें कि एक काली परछाई सी आ जाती है, जो कि हमारी ज़मीन के लिए सही नहीं साबित होती ज़्यादातर। मोस्टली उसके असरात अलग किस्म के होते हैं, वो फिर एक अलग स्टडी है जिसके अंदर ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन जस्ट ये समझ लें कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है, जो सोलर इक्लिप्स कहलाता है। उसके बाद आ जाता है ल्यूनर इक्लिप्स, यानी व्हेन द अर्थ कम्स इन द बिटवीन द सन एंड द मून कॉज ल्यूनर इक्लिप्स। यानी जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाती है तो चांद ग्रहण हो जाता है। वहां पर सूरज ग्रहण हो रहा था, यहाँ चांद ग्रहण हो रहा है। ओके, वही चीज वही अमल चांद पर होता है।
तो वही काला सा जो मतलब एक समझ लें जब परछाई पड़ती नहीं सूरज की शुआएं चांद तक नहीं पहुंच पाती। ओके, सूरज की शुआएं चांद तक जब नहीं पहुंच पाती तो उसको हम चांद का ग्रहण होना यानी ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एयरक्राफ्ट हु वेंट टू मून एंड व्हेन। यानी कि एयरक्राफ्ट का नाम पूछ रहे हैं इसमें, और वो चांद पर कब गए थे उसके बारे में उन्होंने जाना। तो इसका आंसर सीधा सा है अपोलो 11, ये उनका नाम है। किसका नाम है? एयरक्राफ्ट का। ओके, जो अपोलो 11 है विच टुक द यूएस एस्ट्रोनॉट टू द मून इन 1969, यानी कि वो 1969 में चांद पर पहुंचे थे, जिनका नाम था अपोलो 11। जस्ट ये पूछा गया कि सब वहाँ पर जो पहले पहुंचे हैं उनका नाम एयरक्राफ्ट का, और वो कब पहुंचे, तो वो 1969 में पहुंचे, उनका नाम था अपोलो 11। उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, मैच द सोलर सिस्टम बॉडीज इन कॉलम ए विद देयर फीचर्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर कुछ प्लैनेट्स के नेम मौजूद हैं। फर्स्ट है सन, सेकंड प्लूटो, थर्ड मर्करी, फोर्थ मार्स एंड फिफ्थ सैटर्न। तो ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं मैच द सोलर सिस्टम, यानी मैच करें, मिलाएं सोलर सिस्टम की बॉडीज को ए कॉलम में मौजूद फीचर्स जो बी कॉलम में फीचर्स मौजूद हैं उनसे। तो सन जो है वो किससे मैच हो रहा है? वो हमारी जो बी कॉलम में थर्ड लाइन है, थर्ड रो है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप और सुनिएगा इसको। A star center of the solar system, oh sorry, a star center of the solar system। तो सन जो है वो सेंटर में मौजूद है सोलर सिस्टम के। और हकीकत है, क्योंकि वो सारे अभी हमने पहले जो पीछे इतना जो एक्सप्लेन किया है वो यही था कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे जो असरअंदाज हो रही जो जितने भी टेम्परेचर का असर है वो सब सूरज के ऊपर डिपेंड करता है। आई स्टार सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, उसके बाद है प्लूटो। प्लूटो यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन कॉलम बी में, नो लॉन्गर अ प्लैनेट। ये थ्योरी थोड़ा सा चेंज हो चुकी है अब। पहले तो नो लॉन्गर अ प्लैनेट था, लेकिन अब वो लॉन्ग भी शायद होता जा रहा है। अभी कुछ टाइम हाल ही में आया था, बट ये बुक में चेंज हुई है, तो आपका आंसर यही होगा, द लॉन्गर अ प्लैनेट। उसके बाद है मरकरी। मरकरी क्या है? द क्लोज द सन, टू क्लोज द सन, सॉरी, टू क्लोज द सन, यानी कि मरकरी जो प्लेनेट है वो सूरज के करीब है, यानी कि वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो हमारी अर्थ से डबल होगा, मतलब गर्माहट में। यानी कि इतनी गर्मी मौजूद होगी वहां पे, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वहां पे जिंदगी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर इतनी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वहां कैसे होगी। तो मरकरी जो है कॉलम बी के हिसाब से टू क्लोज द सन, यानी कि करीब है सूरज के। उसके बाद है मास। मास है सेकंड, टेम्परेचर 140 सी टू प्लस 70 सी, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर मास का डिफाइन किया गया है 140 सी टू 70, यानी 140 से प्लस 7, यानी 17 सी। Just a second. ओके, लास्ट है सैटर्न। सैटर्न जो है हमारा ऐसा प्लेनेट है, मैं अभी आगे आपको एक पिक्चर में दिखाता हूँ, जिसके मतलब हर प्लेनेट जो है बेजली शक्ल में है, कोई राउंड लेवल शक्ल में है, जैसे भी है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन इसका बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये बयान कर रहा है यहाँ पर 4 लाइन में, 7 मैग्नेटिक रिंग, सॉरी,
तो 7 जेगनेटिक रिंग, यानी कि अभी मैं एक पिक्चर में दिखाऊंगा, सैटर्न जो हमारा प्लेनेट है वो अपनी जो बेस या गोल शक्ल है उसके भी राउंड में एक पूरे 7 जो उसके साथ में छोटे छोटे सितारे मौजूद हैं उनके बीच में वो मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से एक शेप बनती है जो गोल रोशनी की तरह, यानी कि उसको कवर करती है। अब हम आगे चलते देखेंगे कैसे। ये देखें, ये जो शेप है ये सैटर्न, और यहाँ पर ये वाला जो सोलर सिस्टम के अंदर आपको ये जो प्लैनेट नजर आ रहा है ये है सैटर्न। ये एक शक्ल है जो हमें यहाँ पर सिर्फ गोल राउंड सी शक्ल लग रही है, लेकिन ये सेम इन बड़े बड़े इसके बाद और छोटे छोटे इसमें मौजूद हैं अलग अलग किस्म के सितारे जो इसको गोल शेप में इसके चारों तरफ। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, जस्ट हम वो बयान करेंगे इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास है वो है प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। क्या प्लूटो प्लैनेट है? ओ सॉरी, प्लूटो प्लैनेट नहीं है। जी हाँ, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, तो ये क्या होगा? ट्रू, यानी ये सही बात है। उसके बाद है वीनस इज अ हॉट प्लैनेट। क्या वीनस एक गर्म यानी गर्माश वाला जो है प्लैनेट है, क्योंकि वो सूरज के थोड़ा करीब है, तो यस ट्रू है ये। ओके, चंद्रा इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्या चंद्रा जो है नेचुरल सैटेलाइट यानी जमीन की जो सैटेलाइट है उनमें से इसका हिस्सा है? जी नहीं, इसलिए फॉल्स है। उसके बाद है सैटर्न कैन बी सीन विद द नेकेड आई। क्या हम अपनी खुली आंखों से सैटर्न को देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं, ट्रू। उसके बाद है अ सोलर इक्लिप्स occurs when the moon in between the sun and the moon। सोलर इक्लिप्स कब होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा, जब सूरज और चांद के दरमियान, यानी कि सूरज की जो समझ लें कि रोशनी चांद की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि तो सोलर इक्लिप्स कहा जाती है। जब चांद जो है सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण होता है। तो ये सही बात है, यस, दिस इज आर ट्रू। जी, उसके बाद खत्म। तो ये जो आप लोगों को अभी समझाया गया है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो इसके जो भी नोट्स हैं और इसके अलावा जो भी अ, आपको ये बिट व्हाट्सएप के ज़रिए दे दी जाएगी, आप इसकी सही से तैयारी कीजिएगा, और इसी के ऊपर जो है आपको यहाँ पे क्लास में टेस्ट लिए जाएंगे। तो इसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप अपने पास स्टडी करके रखें और नोट करके रखें, स्टडी करें, नोट करें उसको, और जब यहाँ पर आएँ तो
अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और भी ज़्यादा जो आपके सवालात हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो आप पूछिएगा और हम आपको इसका पर इसको अच्छी तरह समझिए। इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर के ऊपर आपको टेस्ट दिया जाएगा। ओके, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अगर कोई भी आपके सवाल हो नोट कर लीजिएगा, फिर हम आप जब हमसे पूछेंगे हम आपको उसका एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे से जवाब। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।